जनरल साहब, मैं चाह रहा हूं कि पहले आपसे हम इस हवाले से बात करें। अब ये मैंने जिस किताब का हवाला दिया, आज तो हम देख रहे हैं काबिल मौसूवी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो रेमंड बेकर से लेकर काबिल मौसूवी तक नवाज शरीफ की करप्शन की अगर दास्तान देखें तो कोई 30 साल पर मुहित है। अब ये वजह क्या है कि हर दफा मियां नवाज शरीफ साहब बच कैसे जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं जो तजिया करके मैं समझ सका हूं उसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जो कि बड़े वादे हैं और मैं समझता हूं कि वो अगर ज़हन में रखे जाएं तो आपको सारा खेल समझ लग जाएगी। पहली बात यह है कि करप्शन उन्होंने की है जो कि नॉर्मस है, यानी अनइमेजिनेबल। दे हैव टन्स ऑफ मनी। तो उससे जब ये पैसा और इक़्तिदार भी इनके पास इकट्ठे दोनों चीजें आ जाती हैं, यानी पॉलिटिकल क्लाउट मिल गया, तो फिर ये रियासत से ज्यादा मजबूत होते हैं और रियासत जो है वो इनके आगे बिल्कुल घुटने टेक देती है। वो कैसे? वो ये है कि ये फाइनेंशियली दे हैव द कैपेसिटी कि ये किसी भी अदारे को, किसी भी इंडिविजुअल को खरीद सकते हैं। लिहाजा आपका प्रोसेस वहीं आके तो नाकाम हो जाता है जहां अभी तहकीकात हो रही है। तहकीकात में कोई कमी निकल आएगी कुछ। आप देख लीजिए कि मसलन मेगा करप्शन केसेस जो हैं उनमें सवाए नवाज शरीफ के, जिसके लिए एक स्पेशल जीआईटी बनी थी, अगर जीआईटी ना होती तो नैब के थ्रू ये भी अब तक फारिग होकर बच के निकल गया हो। लेकिन बाकी तमाम केसेस को 10 साल से पड़ा हुआ राजा परवेज अशरफ का या उसका यूसुफ गिलानी, फिर आप देख लें डॉक्टर रासिन का, शर्जील मेमन हो, ये जो भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं और पैसा बहुत है, तो इनको कोई हाथ नहीं लगाता। वो आप देख लीजिए कि जमानत हुई और उसके बाद वो हमारे जो पुराने फाइनेंस मिनिस्टर थे मुफ्ता इस्माइल, वो भी खामोश। कोई, मैं आपको मतलब बताता हूँ कि ये अदारे जो हैं ये इनके ज़रख़रीद गुलाम हैं। अदालतें हों, ये इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हों। तो पहला इशू तो ये है जी। दूसरी बात ये है कि इन्होंने बाहर पब्लिक को इतना कुछ खिलाया। आप एक सलीम साफी की वीडियो देखें जिसमें कहता है कि जनाब नून लीग ने जितना मीडिया में पैसा लगाया किसी ने कभी लगाया तो हुकूमत का ही होगा। लेकिन बहरहाल वो दिन लोगों को जब याद आते हैं तो दिल तड़पता है कि यार ये लोग वापस आ जाएं ताकि हमारा खाना पीना जो है वो जारी रहे। तो वो तबका भी एक मौजूद है जो कि अभी जैसे ब्रॉडशीट वाला ये किस्सा सामने आया, तो उसमें जो मियां साहब का केस था सामने आया कि जनाब वो अंजुम डार गया पैसे दे के तो केस को खत्म कराने के लिए। आप देखिए कि मीडिया उस पर फोकस नहीं कर रहा, उसको तहकीक करने की कोशिश नहीं कर रहा। वो अंसार अब्बासी जैसे बड़े मोहतरम लोग जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब ये नैब का पता करना चाहिए, नैब ने क्या किया, नैब ने कैसा एग्रीमेंट किया, नैब ने ये। और भाई जो दूसरा किस्सा है वो भी तो तेरा काम है, वो भी उस पर भी बात करो, वो नहीं करेंगे। तो एक तो ये मीडिया में मसला आ गया। फिर ये है कि लीडर्स का आज इतना फुकदान है कि जो पॉलिटिकली इन लोगों के ताबे होके बैठे हुए हैं बावजूद इनके झूठ के। आप सोचे, मैं 2 चीजें कहता हूँ, मैं सिर्फ 2 पॉइंट आपको दूंगा जिससे आप देखिए कि इखलाकी एतबार से इनके फॉलोअर्स जो कितनी गिरावट का शिकार। दुनिया में कहीं भी अगर किसी लीडर ने सुप्रीम कोर्ट में जारी डॉक्यूमेंट्स वहां सबमिट की होती तो वो जालसाज कहलाता और उसकी पार्टी लोग उसका मुंह न देखना चाहते क्योंकि सबके मुंह काले हो जाते। और फिर वो साहब और उनकी बरखुरदारी ये सारे मिलके कहें कि हमारे पास लोगों की गंदी वीडियोस हैं, इससे गिरी हुई इखलाक की बात और क्या हो सकती है। और फिर ये ब्लैकमेल करना। तो ये चीजें अगर किसी भी शख्स के जो अपने आप को लीडर कहे उसके साथ हो तो दुनिया तो उससे 100 कोस दूर भागे। लेकिन यहाँ आप देखिए कि फिदा होते जाते हैं। वो सारा मफादात का खेल है, इन्फ्लुएंस का खेल है, पैसे का खेल। तो ये 3 चीजें हैं जिसकी वजह से ये रियासत से मजबूत है। रियासत इनको नहीं हैंडल कर सकती जब तक के निजाम यही है। इमरान खान ने एहतसाब की कोशिश की, लेकिन इन अदारों में जो पिछले 10 साल में उन्होंने जफर इजादी और पता नहीं क्या क्या बिठाया हुआ है उसको निकालने की कोशिश ही नहीं उसने की। वो सोच रहा है कि इन्हीं अदारों से जो कुछ वो रख के गए हैं उससे उसको बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे इसलिए कि वो करप्शन के खिलाफ है। ये तो होगा नहीं ना, कभी भी नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि शवाहिद और उसका चर्चा, नारे, बड़ा शोर मचेगा, उससे रेट बढ़ जाता है। जब एक इंडिविजुअल को इतना खौफ आ जाता है कि भाई मेरे तो सबूत इनके पास बड़े हैं, तो वो ज्यादा रकम देने के लिए तैयार होता है। और फिर आप देखिए कि अचानक उसकी जमानत हो गई। आज चीमा देख लें, ख्वाजा साद रफीक देख लें, वो क्या उसका नाम है, फवाद हसन फवाद देख लें, उन लोगों को जेलों में बिठाया। अच्छा, अब अगर ये बेगुनाह थे और इनको छोड़ दिया गया है और फिर
2-2 साल या साल 1.5 साल जेलों में भी रखा है। तो अगर ये वाकई बेगुनाह होते, इन्होंने नैब के खिलाफ मुकदमे किए होने से सुप्रीम कोर्ट में कि जी पूछे इनसे कि हम बेगुनाह थे, किस गुनाह में इन्होंने हमें सजाएं दी रखी, अंदर बंद रखा। लेकिन वो उनको पता है कि ये सारा मिली भगत में काम हुआ है, लिहाजा वो कभी भी अपने रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंस के लिए वो नहीं जाएंगे कभी भी सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में, क्योंकि उनको पता है कि ये चैप्टर खोलना जो है ये हमारे लिए भी मसला बन सकता है। ब्रॉडशीट के मालिक कावे मूसवी गुज़श्ता चंद रोज से पाकिस्तानी मीडिया पर छाए हुए हैं और वो इल्ज़ामात का जो सिलसिला लगा रहे हैं वो जनरल मुशर्रफ दौर से लेकर मौजूदा हुकूमत तक आ रहा है। वो मुसलसल इंकशाफ कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी सियासत और हुकूमतों की करप्शन जो है उस हवाले से मुशाहिदा भी कर चुके हैं, और इन इल्ज़ामात के बारे में अब आपका क्या तजिया, आप क्या कहते हैं इस पर? मैंने जो साहब उस वक्त चेयरमैन थे, मैंने उनसे बात की, पूछा, उन्होंने कहा ये ठीक कह रहा है। अब बात यह है कि उस वक्त एक जरूरत थी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। जब ये मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो हमने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू की। हमने मुराद ये कि ये हमारे जो ऑफिसर्स थे कि लोग कौन हैं, किसने करप्शन की है, किसने पैसा खाया क्या है। तो उसमें उस जमाने में ज्यादा चर्चा बैंकों का था, क्योंकि बैंक थे सारे सरकारी, उस वक्त नेशनलाइज बैंक थे, प्राइवेटाइज नहीं हुए। तो बैंकों ने, स्टेट बैंक ने लंबी लिस्टें दे दी कि जी ये 50 करोड़ खा गया, ये 300 करोड़ खा गया, और मोस्टली पॉलिटिशियन या कुछ और सिविलियन लोग वगैरह। और दूसरा हमें एफबीआर ने दी कि ये टैक्स जो है उसकी या तो टैक्स दिए नहीं हुए, या ये कि टैक्स डिमांड है लेकिन इंडिविजुअल दे नहीं रहा, या टैक्स जो है रजिस्ट्रेशन ही नहीं इंडिविजुअल की, जबकि बाहर पता है कि उसकी इनकम बड़ी है। सो बहुत सारे केसेस वहां से आ गए। कुछ वैसे लोकली लोगों ने कंप्लेंट्स वगैरह सबमिट कराई। तो उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान के अंदर तो जो कुछ चेक कर सकते थे वो स्टेट बैंक ने मदद की, एफबीआर ने, और हमारे पास उस वक्त कोई डेडिकेटेड स्टाफ नहीं था, कोई अपनी इसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। एक एडहॉक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई और कोई स्टेट बैंक से एक एक्सपर्ट मंगवा लिया, कोई अस्करी बैंक से मंगवा लिया, कोई इनसे एफबीआर से बंदा पकड़ लिया। ये ऐसे ही हौच पौच दुनिया इधर उधर से इकट्ठी करके तो कुछ काम चलाने की कोशिश की गई। नतीजा ये कि मुल्क के अंदर तो कुछ पता चला, लेकिन बाहर का कोई ना एक्सपर्टीज थी, ना ताल्लुक था, ना ही हमारे पास कोई ऐसा सोर्स था जिससे कि कुछ इंफॉर्मेशन देते। तो उसकी बुनियाद पे गालिबन उस वक्त ये डिसाइड हुआ कि बाहर किसी ऐसी एजेंसी को हायर कर लिया जाए जो बाहर से हमें दे, क्योंकि पैसा तो लोगों ने बाहर रखा हुआ है, पाकिस्तान में तो नहीं है। पाकिस्तान में तो सिर्फ केसेस हैं। जी जनरल साहब, अपने क्या नाम के फौरी बाद इनके शुरू के जो साल थे उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया जब उसके चेयरमैन जनरल अमजद थे, लेकिन उसके बाद तो ऐसे लगता है जैसे चिरागों में रोशनी आ रही है। इनके नैब की परफॉर्मेंस उसके बाद नीचे ही आई है, दोबारा उस तरह से रिवाइव नहीं हो सकी। क्या इसकी क्या वजह है? देखिए बात ये है कि हर माशाल्लाह का मसला यही रहा है कि वो जब भी आके कुछ करना चाहते हैं तो या तो मसलतें उनकी कि उन्होंने हुक्मरानी करनी है, तूल देना है, वो उस चक्कर में लग जाते हैं, जमहूरियत बनानी है, क्योंकि बाहर से प्रेशर्स हैं। तो फिर वो पॉलिटिशियन जो करप्ट होते हैं वो सबसे पहले अपने आप को ऑफर करते हैं, जमातें बनाने में आपको आसानी हो जाती है। तो एक तो ये बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से आपको वो मामला रोकने पड़ते हैं। दूसरा ये है कि ये पाकिस्तान में जो इकोनॉमी है ये सारी अनडॉक्यूमेंटेड, ज्यादा बड़ी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड और ब्लैक इकोनॉमी है। जब पकड़ दकड़ होती है तो वो फंक्शन करना बाहर छोड़ देती है, क्योंकि लोग डर जाते हैं कि हमें पकड़ा जाएगा, पूछा जाएगा। नतीजा ये कि उसकी वजह से बाहर कारोबार जिंदगी रुकता है और लोग भूखे मरने शुरू हो जाते हैं। उस वक्त भी यही हुआ। रज़ाक दाऊद थे उस वक्त एडवाइजर से साथ, या कह लीजिए कि ही वाज आल्सो वन ऑफ द मिनिस्टर्स। तो जब ये प्रेजेंटेशन हुई पहली या दूसरी जो हमें जब किसी पे हुई, तो रज़ाक दाऊद साहब ने ब्रीफ किया। उन्होंने कहा जी कि बाहर कारोबार जिंदगी रुक गया है क्योंकि लोग आपने अरेस्ट कर लिए हैं, पकड़ लिए हैं, तो इनको छोड़ें, ये पैसा कमाएंगे तो आपको पैसे देंगे, यानी पैसा कमा ले तो बैंकों के कर्जे वर्जे अदा होने के चांसेस हैं, वरना तो ये पैसा नहीं देंगे आप, ये तो बंद हो गए। तो बाहर बिल्कुल एकदम जमूद आ गया और चीजें रुक गई। तो इस पे सोच विचार करके हाशवानी साहब अंदर थे और कई उन सबको बाहर निकाल दिया गया और फिर दोबारा वो एबीसी से जनरल साहब, जो अब ये जो अरबों रुपया ब्रॉडशीट को दिया गया है, ये खून पसीने की कमाई है इस मुल्क के अवाम की, टैक्स पेयर की। हमारे लिए तो एक एक रुपया कीमती, यहाँ अरबों रुपया दे दिया गया। अब इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो हमें इतना ज्यादा नुकसान हुआ, इतनी रकम अदा करनी पड़ी जुर्माने की सूरत में नैब को, कौन जिम्मेदार है इसका?
देखिए होगा तो नैब ने ही एग्रीमेंट किया हुआ था, नैब ही टर्मिनेट कर सकता है और नैब ने लाजमन हुकूमत की इंस्ट्रक्शन पे किया होगा। और वो मुझे जहां तक लगता है ये या तो जनरल मुशर्रफ के आखिरी वक्तों में या जरदारी साहब के, क्योंकि वो वक्त था जब यहाँ एनआरओ हुआ तो उसके बाद ये समझा गया कि अब इनको साथ लेके चलना बेकार है। तो मुझे एग्जैक्ट नहीं ये पता कि किसके पीरियड में हुआ, लेकिन यही दौर हो सकता है। और उसमें फिर चीज जो चेक करने वाली होगी, जो क्वेश्चनेबल होगी, वो ये है कि अगर ये इसमें 3-4 साल रहा या 5 साल रहा तो फिर उस 5 साल में इसने क्या क्या इंफॉर्मेशन दी, क्या वाकई इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी थी कि नैब उनके साथ चलता। ये एक इशू है जो कि मेरा ख्याल है किसी को करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। उसके बगैर इसके ऊपर राय देना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होगा। जी असद करीम साहब। अच्छा, अब जनरल साहब पीडीएम जो है उसकी भी पॉलिटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब 19 जनवरी को इस्लामाबाद उन्होंने ऐलान कर रखा है और पीडीएम अपने जलसों में फौज पर भी जिस तरह हम देख रहे हैं तनकीद कर रही है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अपोजिशन की जो अपनी तनकीद के ज़रिए फ़ौज को जो इश्ताल दिलाने की कोशिश कर रही है, अब जो चाय पानी की दावत पीडीएम को मिली है क्या वो कबूल करेगी? जिस तरीके से DGISPR ने एक ऑन अ लाइटर नोट एक बात की थी एक सवाल के जवाब में। नहीं, ऐसे नहीं है। देखें उनके मकासद ये नहीं है। फौज को प्रेशराइज किया जा रहा है झूठे इल्जाम लगा के, ताकि ये इमरान खान की गवर्नमेंट की छुट्टी कराएं किसी तरह। अब वो चीज हो नहीं सकती। एक गैर आईनी काम, आइन की बालादस्ती के नारे लगाने वाले गैर आईनी काम करवाना चाहते हैं। वरना तो बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आपके पास ये शवाहिद हैं कि फौज ने या किसी ने इलेक्शन में उनकी मदद की या रिगिंग की है, तो वो शवाहिद सुप्रीम कोर्ट में रख दें। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ। इवन ये जो गवर्नमेंट है हमारी, ये पता नहीं खुदा जाने किस सोच की मालिक है। इनको खुद चाहिए था कि ये चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखते और उनको कहते कि जनाब आप मेहरबानी करके जुडिशियल कमीशन बना दें और ये पीडीएम को कहें कि जनाब अपने शवाहिद लेके आ जाएं, क्योंकि सारा झगड़ा तो यहाँ से शुरू हुआ था। वैसे तो ये झगड़ा भी इनिशियली नहीं था कोई इतना शदीद। आपको याद होगा कि मौलाना ने जब सबको कहा था कि इस्तीफे दे दें, तो उस वक्त तो ये हलफ न ले, उस वक्त तो पार्लियामेंट भी नहीं बनी थी। उस वक्त इस गवर्नमेंट की नालायकी का कोई जिक्र नहीं था, उस वक्त इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का कुछ नहीं था। ये सिलेक्टेड है इलेक्टेड है क्या, ये भी कहानी नहीं थी। मौलाना ने कहा जी सारे जाके तो हलफ कोई ना ले, लेकिन बाकी के लोग माने नहीं। तो इसका मतलब है कि मौलाना तो अपने स्टांस को शिफ्ट करते रहे, जैसे जैसे मौका बनता गया वो कहानी बनाते गए। लेकिन वो तो पहले दिन से इस खेल में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, क्योंकि वो बाहर रह गए थे। तो उनका तो बड़ा वाज़ेह आपके सामने है। बाकी जो है उन्होंने भी जैसे जैसे करप्शन के केस खुलते गए, उन्होंने भी अपने नैरेटिव बनाने शुरू कर दी। अब बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आपको सिर्फ यही इशू है, जो कि कौमी इशू नहीं है, कौम के मसले तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, उस पर यह बात करते ही नहीं। लेकिन अगर यही इशू है कि जनाब इलेक्शन गलत था जिसकी वजह से ये हुकूमत बनी, तो इस हुकूमत को गिराने के और भी आपके पास आईनी तरीके हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना इलेक्शन वाला किस्सा भी ये सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। शवाहिद हो तो क्या है मुश्किल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।